हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। तो गाइज आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, जो कि क्लास 9th का चैप्टर नंबर 9 है। ठीक है, फिजिक्स। तो अब हमें सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमें समझना है कि आखिर फोर्स कहते किसे हैं। तो अगले वाले पेजेस में हम पढ़ेंगे फोर्स कहते किसे हैं। तो फोर्स, अ पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। किसी भी ऑब्जेक्ट पे पुश करना, किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश करना या तो फिर पुल करना, उसी को जनरली भाषा में हम फोर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो ये डोर है, ठीक है, ये डोर है और ये एक इंसान इस पे क्या कर रहा है, पुश कर रहा है, इस पे धक्का लगा रहा है। तो ये भी एक फोर्स का एग्जांपल है। ये सेकंड वाला एग्जांपल जो हमारे सामने है कि ये एक कार का जो हैंडल खींचा जा रहा है, यानी कि इसे पुल किया जा रहा है, ठीक है, अपनी ओर खींचा जा रहा है, तो ये भी एक फोर्स का एग्जाम्पल है। तो आई होप कि आपको फोर्स अच्छे से डिक्लेयर हो गया होगा, आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं, जो कि हमारा कि फोर्स लगाने पे हमें क्या क्या मीन्स क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं, हम उसको स्टडी करेंगे। फोर्स कैन चेंज, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगेगा तो उसमें क्या क्या चेंजेस दिखने को मिलेंगे। ठीक है, पहला पॉइंट उसमें है द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जब भी एक ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगेगा, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि उसका स्टेट भी चेंज हो सकता है। कैसे? मान के चलिए एक फुटबॉल है, ठीक है, एक फुटबॉल पर अगर कभी भी हम फोर्स लगाएंगे, ठीक है, ये पहले से रेस्ट में था, ठीक है, रेस्ट अवस्था में था, अब अगर उसको हम किक करेंगे, ठीक है, तो ये मूव करना चालू करेगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट को हम रेस्ट टू मोशन ला सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो हम रेस्ट टू मोशन ला सकते हैं, यानी कि हम स्टेट भी चेंज कर रहे हैं। पहले रेस्ट में था, हम मोशन में आ रहा है, और उसका जस्ट अपोजिट हम करते हैं। अगर सपोज दैट मैंने मीन सॉरी फुटबॉल अगर किसी ने किक किया मेरे ही की ओर, ठीक है, तो फुटबॉल अगर मेरे ही ओर किक किया है, ठीक है, तो वो मोशन में चले आ रहा है। अगर उसको हम हैंड के थ्रू अगर रोकते हैं, जस्ट लाइक अ गोल कीपर, ठीक है, तो हम कह सकते हैं उस फुटबॉल को हम मोशन टू रेस्ट में ला रहे हैं, उसका स्टेट भी चेंज कर दे रहे हैं। तो आई होप कि आपको कैसे फोर्स लगा के स्टेट चेंज किया जा सकता है आपको समझ में आ गया होगा। अब है हमारा सेकंड जो पॉइंट है, द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट का हम स्पीड भी मीन्स चेंज कर सकते हैं। कैसे? अगर सपोज दैट ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, ठीक है, तो इसका स्पीड भी जीरो होगा, वेलोसिटी भी जीरो होगा। तो अगर इसे हम किक करेंगे, ठीक है, तो ये इसका स्पीड डायरेक्टली बढ़ जाएगा। ठीक है, जब मूव करना चालू करेगा तो हम कह सकते हैं कि ठीक है कि फोर्स लगा के हम स्पीड भी बढ़ा सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि स्पीड किस तरह बढ़ाया जाता है। उसके बाद है द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ठीक है, अगर हम ऑब्जेक्ट को जिस तरह हमने पहले से किया, ठीक है, रेस्ट में था, उसको अगर हम किक करेंगे फुटबॉल को, ठीक है, तो वो अगर रेस्ट में था तो वो कई डायरेक्शन में होगा, ठीक है, लेकिन अगर उसको हम किधर भी हम किक करेंगे, ठीक है, तो वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना चालू कर देगा। तो हम कह सकते हैं कि फोर्स लगा के हम डायरेक्शन भी मूव, मतलब एक ऑब्जेक्ट डायरेक्शन में भी मूव करने लगता है। फोर्थ पॉइंट है द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, हम शेप भी चेंज कर सकते हैं फोर्स लगा के। कैसे? देखो, मान के चलो एक टेनिस बॉल है, ठीक है, टेनिस बॉल को अगर हम प्रेस करेंगे अपने हाथों के थ्रू, ठीक है, तो उसका थोड़ी देर के लिए जब तक हम फोर्स लगाएंगे उस पर, तो उसका जो उसका आकार है, उसका जो शेप है वो चेंज होगा, चेंज हो जाएगा, थोड़ा चैप्टर टाइप का हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि हम फोर्स लगा के शेप, डायरेक्शन, स्पीड और उसका स्टेट चारों हम चेंज कर सकते हैं, जो कि मैंने चारों पॉइंट्स में लिखा हुआ है, समझा भी दिया आपको। ठीक है, तो फाइनली हमने फोर्स को डिटेल में समझ लिया, उसके बारे में, उसके चेंज मीन्स फोर्स लगाने में चेंज क्या क्या होते हैं एक ऑब्जेक्ट को। ठीक है, अब हम समझेंगे फोर्स दो तरह के होते हैं। ठीक है, कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। हम अगले वाले पेजेस में समझेंगे सबसे पहले कि कॉन्टैक्ट फोर्स किसे कहते हैं। Contact force, the force exerted by one object on another object due to physical contact between them is called contact force। ठीक है, देखो हम कॉन्टैक्ट फोर्स उसी को कह सकते हैं जब एक बॉडी, ठीक है, एक बॉडी दूसरे बॉडी पर फोर्स लगा रहा हो, वहाँ पे फिजिकली कांटेक्ट हो। ठीक है, एग्जांपल में मैंने दे रखा है जो एक मस्कुलर फोर्स, ठीक है, जहाँ पे हमारा मसल एक्ट करे। सपोज दैट हमें किसी लड़के को पंच करना है, किसी एक इंसान को पंच करना है, तो जो हमारा जो हैंड होगा उसके ऊपर जाएगा। ठीक है, तो यानी कि वो हमारा फिजिकल कॉन्टैक्ट हो रहा है। ठीक है, उसका उसका बॉडी पे हमारा टच हो रहा है हमारा हैंड। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि हमारा जहाँ फिजिकल कांटेक्ट हो रहा है, तो हम कह सकते हैं वो एक तरह का कांटेक्ट फोर्स है। ठीक है, तो आई होप कि आपको कांटेक्ट फोर्स समझ में आ गया होगा। उसी तरह एक अनदर एग्जांपल है कांटेक्ट फोर्स का, जो कि हमारा फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, तो आई होप कि आपको कांटेक्ट फोर्स अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि हमारा नॉन कांटेक्ट फोर्स। Non contact force, the force exerted by one object on another object without any physical contact between them is called non contact force। जैसा कि हमने contact force पढ़ा, जस्ट अपोजिट है non contact force। इसमें कोई भी किसी भी तरह का फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता है। देखो, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स उस तरह के फोर्स होते हैं जो कि एक बॉडी दूसरे बॉडी, मतलब दूसरे बॉडी को फोर्स लगाए, ठीक है, और उसमें फिजिकल कांटेक्ट आपका नहीं रहे। एग्जांपल है जैसे मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स हम जानते हैं सभी कि मैग्नेटिक फोर्स मैग्नेट में ही लगता है, यानी कि चुंबक में। हम सभी जानते हैं कि अगर
दो मैग्नेट है, ठीक है, अगर उसे हम नहीं भी चिपकाएंगे तो वो खुद पे खुद अट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है। उनको अगर क्लोज लाओगे आप और नहीं चिपकाओगे फिर भी वो अट्रैक्ट हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि उन दोनों के बीच तो फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी वो फोर्स लगा के अट्रैक्ट हो रहे हैं। इसी को बोलते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। आई होप कि आपको अच्छे से नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। टाइप्स ऑफ फोर्स समझने के बाद अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है बैलेंस फोर्स, ठीक है। समझेंगे बैलेंस फोर्स किसे कहते हैं। इफ द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज जीरो देन द फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट आर सेड टू बी बैलेंस्ड, ठीक है। देखो डेफिनेशन में ये कह रहा है कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाएं, ठीक है, और वो फोर्स को कैंसिल कर दे, इसका मतलब ओवरऑल जो उसका फोर्स हो वो नेट फोर्स जीरो हो, ठीक है। तो हम उस तरह के ही ऑब्जेक्ट को, मतलब उस तरह के ही जो फोर्स जो लगेंगे, ठीक है, तो हम उसे ही बैलेंस कहते हैं, बैलेंस फोर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी आपको देख के समझा दूंगा अच्छे से, ठीक है। जैसे कि ये मान के चलो ये टेबल है, टेबल में एक वुडन ब्लॉक रखा हुआ है, एक इंसान एक इधर है, ओके, एक इंसान इधर है। ये क्या कर रहे हैं, ये दोनों ही, मतलब ये दोनों ही मिलकर के वुडन ब्लॉक को धकेल रहे हैं, ठीक है, ठीक है, और ये दोनों धकेल रहे हैं, ठीक है। मास भी इन दोनों का सेम है और जो फोर्स लग रहा है वो भी सेम है। सपोज दैट मान के चलो कि 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ठीक है, तो ये दोनों धकेल रहे हैं, मास भी सेम है और फोर्स भी सेम लग रहा है। तो आपको क्या लगता है ये वुडन ब्लॉक किधर मूव करेगा, राइट साइड और लेफ्ट साइड, ठीक है। तो समझने वाली बात है कि ये जो ब्लॉक जो मूव करेगा वो आपका कहीं नहीं मूव करेगा, वो रेस्ट में ही रहेगा, ठीक है। क्यों नहीं मूव करेगा, क्योंकि देखो ये ऑब्जेक्ट का मास भी सेम है, ठीक है, तो जो दोनों जो फोर्स लगाएंगे वो भी सेम रहेगा, ठीक है। और जो फाइनली मैंने बता ही दिया आपको कि फोर्स 10 न्यूटन का ही लग रहा है दोनों साइड से, तो ये फोर्स को कैंसिल कर देगा। तो हम कह सकते हैं ओवरऑल जो हमारा फोर्स है, ठीक है, नेट फोर्स है वो जीरो है। तो कुछ इसी तरह के फोर्स को हम कहते हैं बैलेंस फोर्स, जिसमें फोर्स तो दोनों साइड से लगे लेकिन वो फोर्स को कैंसिल कर दे, ठीक है। आई होप कि आपको बैलेंस फोर्स अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब है हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि है अनबैलेंस फोर्स। अब है अनबैलेंस फोर्स। इफ द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज नॉट जीरो देन द फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट आर सेड टू बी अनबैलेंस। देखो अनबैलेंस फोर्स का डिफिनेशन हमें ये बताता है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पर जब हम फोर्स लगाते हैं, ठीक है, तो उसका जो नेट फोर्स हो अगर वो जीरो नहीं रहेगा, ठीक है, तो उस तरह के फोर्सेस को हम अनबैलेंस फोर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मान के चलो एक यहाँ पे इंसान है और ये यहाँ पे इंसान है। जो हमारा इधर से जो फोर्स लग रहा है वो सपोज 10 न्यूटन का लग रहा है, ठीक है, और जो हमारा इधर से फोर्स लग रहा है वो लग रहा है हमारा 15 न्यूटन का। तो हम अगर हमसे पूछा जाए कि किधर से, मतलब वुडन ब्लॉक किधर मूव करेगा, तो ऑब्वियसली सी बात है कि हमें फोर्स इधर ज़्यादा लग रहा है तो इधर ही मूव करना चालू कर देगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में हमारा नेट फोर्स तो जीरो ना रहा नहीं, क्योंकि ऑब्जेक्ट रेस्ट में नहीं है, वो तो मोशन में जाएगा, ठीक है। तो ये रेस्ट मतलब सॉरी नेट फोर्स जो हमारा है उसमें यहाँ पे जीरो नहीं है। तो ऑब्वियसली सी बात है इस तरह के फोर्सेस को हम अनबैलेंस फोर्स कह सकते हैं। फोर्स को डिटेल में पढ़ने के बाद अब जो हमारा टॉपिक है वो है लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन जो दिया गया था वो आइजैक न्यूटन के द्वारा दिया गया था। लॉज ऑफ मोशन जो हमारा उसमें 3 लॉ होते हैं, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, ठीक है। फर्स्ट लॉ के अंदर ही अंदर हमें पढ़ना होगा कि इनर्शिया किसे कहते हैं, मोमेंटम किसे कहते हैं, ठीक है। तो हम नेक्स्ट वाले पेजेस से पढ़ेंगे आखिर फर्स्ट लॉ कहते किसे हैं। फर्स्ट लॉ के बाद हम पढ़ेंगे इनर्शिया और मोमेंटम। तो अब हम समझेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का स्टेटमेंट जो कि है अ बॉडी रिमेन्स इन द स्टेट ऑफ अ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनटिल एंड अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन इट, ठीक है। देखो हमें फर्स्ट लॉ का डिफिनेशन, फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट जो हमें कहता है कि एक बॉडी जब भी रेस्ट में हो या तो फिर मोशन में हो, ठीक है, वो तब तक रहेगा, ठीक है, जब तक उसमें एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता है, ठीक है। कहने का मतलब अगर कोई भी बॉडी ऑब्जेक्ट मीन्स रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा और मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा जब तक उसमें एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल जैसे देखे हो यहाँ पे ये फुटबॉल, ठीक है, ये फुटबॉल रेस्ट में है, तो ये अगर ये बच्चा किक करेगा, ठीक है, तब ये जाके फुटबॉल क्या होगा, मोशन में होगा। तो इसमें एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा है ये, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये पहला वाला जो एग्जांपल है वो समझ में आ गया होगा। अब सेकंड एग्जांपल की ओर चलते हैं, ठीक है। अब सपोज दैट ये अपोजिट एग्जांपल है, जैसे मोशन में है, ठीक है। अब मोशन में तो इसको रोकने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ब्रेक लगाना पड़ेगा इस गाड़ी में, ठीक है। तो जब ब्रेक लगाओगे तो इसमें एक्सटर्नल फोर्स हमारा अप्लाई हो रहा है, क्या, ब्रेक। तो ब्रेक लगा रहे हैं तभी तो गाड़ी रुक रहा है, ठीक है। तो आई होप कि आपको फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, इसका स्टेटमेंट क्या है, वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अगले टॉपिक की ओर जाते हैं जो कि हमारा इनर्शिया और मोमेंटम। सबसे पहले पढ़ेंगे हम इनर्शिया। अब है हमारे सामने इनर्शिया। इट इज ए टेंडेंसी ऑफ ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच इट रेजिस्ट एनी चेंजेस इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। देखो इनर्शिया का मतलब ये है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जिस स्टेट में है, ठीक है,
तो वो उस वही स्टेट में रहना चाहेगा, वो अपना स्टेट बदलना नहीं चाहेगा, यानी कि वो अपना स्टेट को बदलना वो उसका विरोध करेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि सपोज दैट ये कार है, मान के चलो ये कार है, ऐसी तो है नहीं, ये कार है और ये कार मोशन में है, ठीक है। और जब यहाँ पे ब्रेक लगाया गया तो ये बंदा कभी आगे झुक गया, ठीक है, आगे झुक गया। और ऐसे हम लोगों के भी साथ होता है कि अगर कभी भी गाड़ी चल रही है, अचानक से ब्रेक लगी तो हम आगे की ओर झुक जाते हैं, इसलिए क्योंकि हम मोशन में थे तो हम मोशन में ही रहना चाहते हैं, ठीक है, हम रेस्ट में नहीं आना चाहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल जो कि है, दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे कि सपोज दैट कभी भी हम शार्प टर्न लेते हैं, ठीक है, मतलब कभी भी हम गाड़ी से आ रहे थे और टर्न लेंगे, ठीक है, तो जिधर हम टर्न लेंगे तो हम कभी कभी झुक जाते हैं, ठीक है, कोई एक पार्टिकुलर डायरेक्शन की ओर झुक जाते हैं। तो वो उसका मतलब ये दिखाता है कि हम ऑब्जेक्ट मतलब हम जिस स्टेट में, हम जिस डायरेक्शन में हैं वही डायरेक्शन में रहना चाहता है ऑब्जेक्ट, डायरेक्शन अपना चेंज करना नहीं चाहता है, ठीक है। तो यानी कि फाइनली हमें इनर्शिया से सीखने ये मिला कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, और मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहेगा। तो अगले वाले टॉपिक की ओर चलते हैं, जो कि हमारा मोमेंटम। इनर्शिया को समझने के बाद अब जो हमारा टॉपिक है वो है मोमेंटम। प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मोमेंटम, ठीक है। डेफिनेशन में हमें ये बता रहा है कि मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है उसी को मोमेंटम कहते हैं। इसको अभी डिटेल में भी और समझेंगे। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द पावर ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। सॉरी मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं लिखा है, ठीक है, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है तो उसके पावर को हम क्या कहते हैं, मोमेंटम कहते हैं। तो आखिर हम कैसे समझेंगे इसका पावर क्या है, ठीक है। जैसे मान के चलो टेनिस बॉल है, टेनिस बॉल को किसी ने थ्रो किया, ठीक है, तो थ्रो किया तो उसका क्या है, वेलोसिटी भी है और जब उसका मास भी है उस टेनिस बॉल का। अब जब किसी पे लगता है तो उसे पेन करता है, तो पेन क्यों करता है, क्योंकि उसमें पावर होता है, तो वही पावर को हम मोमेंटम कहते हैं, ठीक है। तो आई होप क्या मोमेंटम किसको कहते हैं आपको समझ में आ गया होगा। मैं एक बार फिर से रिकैप कर देता हूँ। मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट को ही मोमेंटम कहते हैं। मोमेंटम होता है एक तरह का, वो पावर ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट मूव करता है उसका पावर को ही मोमेंटम कहते हैं। सिंपली ये भाषा भी आप याद रख सकते हो। थर्ड पॉइंट है जो कि इट इज डिनोटेड बाय पी, ये पी के द्वारा डिनोट किया जाता है। जब हम इतना पता है हमें कि पी के द्वारा डिनोट किया जाता है, जिससे हम फॉर्मूला भी बना सकते हैं, क्या, पी इज इक्वल टू एम भी, ठीक है। पी इज इक्वल टू एम भी मैंने कैसे लिख दिया, देखो मास इंटू वेलोसिटी इज मोमेंटम, ठीक है, मास इंटू वेलोसिटी इज मोमेंटम, तो हम लिख सकते हैं एम बी इज इक्वल टू पी या पी इज इक्वल टू एम बी, ठीक है। तो यही फॉर्मूला भी होता है। इट्स एसआई यूनिट इज केजी मीटर पर सेकंड। इसका जो एसआई यूनिट होता है वो होता है केजी मीटर पर सेकंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखना, ठीक है। मोमेंटम इंक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ आइदर मास और वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मोमेंटम तभी इंक्रीज करेगा जब या तो फिर मास इंक्रीज करेगा या तो फिर वेलोसिटी इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी एंड मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। यानी कि जब हमारा मोमेंटम इंक्रीज करेगा तो वेलोसिटी भी इंक्रीज करेगा, और मोमेंटम इंक्रीज करेगा तो हमारा मास भी इंक्रीज करेगा। इसीलिए यहाँ पे दिया हुआ है मोमेंटम, जब मोमेंटम इंक्रीजेज विथ इंक्रीज ऑफ अदर मास और वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मोमेंटम तभी इंक्रीज करता है जब या तो फिर मास या तो फिर वेलोसिटी इंक्रीज करता है, ठीक है। लास्ट पॉइंट जो कि हमारा सामने, अ स्मॉल ऑब्जेक्ट मूविंग विथ अ ग्रेट वेलोसिटी हैव हाई मोमेंटम, ठीक है। ये पॉइंट हमें ये बतलाता है कि अगर छोटा मतलब ऑब्जेक्ट है, अगर उसका वेलोसिटी ज़्यादा है तो उसका मोमेंटम भी बहुत ज़्यादा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल बुलेट को अगर हम फायर करते हैं विथ अ गन, ठीक है, तो उसका जो होता है वेलोसिटी बहुत तेज होता है, तो उसका जो मोमेंटम यानी कि उसको जो जो बुलेट जिस पे लगता है तो उसे बहुत दर्द होता है, ठीक है, तो वही पावर उसका बहुत ज़्यादा हो जाता है, यानी कि मोमेंटम ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो इसी कारण स्मॉल ऑब्जेक्ट जो होता है उसका मोमेंटम बहुत ज़्यादा होता है। आई होप कि मोमेंटम के सारे पॉइंट्स अच्छे से आपको क्लियर हो गए होंगे, मोमेंटम किसे कहते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक्स में पढ़ेंगे कि सेकंड लॉज ऑफ मोशन। सेकंड लॉज ऑफ मोशन किसे कहते हैं। सेकंड लॉ ऑफ मोशन, इट स्टेट दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। देखो इस स्टेटमेंट को समझने के बाद आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा, बट आपको समझना सिर्फ इतना है, ठीक है, कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स, बस इतना ही, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो समझते हो, एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, ठीक है। तो हमें बोला गया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के, ठीक है। ये कैसे होता है इसको भी हम प्रूफ करेंगे मैथमेटिकली वैसे, ठीक है, कि आखिर ये जनरेट कैसे होता है, ठीक है। उसके बाद एक फॉर्मूला इसमें, इसको जब प्रूफ करेंगे इसमें फॉर्मूला क्या आएगा, वो रहेगा फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, जिसे हम एफ इज इक्वल टू एम ए कहते हैं, ठीक है। इसको हम प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो आप चलते हैं अपने व्हाइट बोर्ड की ओर, जिसमें हम प्रूफ करेंगे कि आखिर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स कैसे है, ठीक है। और फोर्स इज इक्वल टू एम ए, ये तो खुद निकल जाएगा, ठीक है।
तो चलते हैं अपने हम व्हाइट बोर्ड की और उसके बाद समझेंगे कि आखिर ये कैसे आया। अब हमें करना सेकंड लॉ ऑफ मोशन को मैथमेटिकल वे से प्रूफ, ठीक है। तो अभी हमने स्टेटमेंट पढ़ा सेकंड लॉ ऑफ मोशन का कि रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, ठीक है। तो आखिर ये होता तो होता कैसे है, ठीक है, इसे अभी हम करेंगे प्रूफ। तो उसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पे कंसिडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास एम है, मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन विद इनिशियल वेलोसिटी यू, ठीक है। वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, इनिशियल वेलोसिटी उसका यू है। इट इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड टू फाइनल वेलोसिटी वी, और वो जो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट हुआ है, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी वी में, ठीक है। उसका इन टाइम टी टाइम में यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट हो गई, फाइनल वेलोसिटी उसका भी हो गया। सबसे पहले जो दिया हुआ गिवन जो है उसे हम लिखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे मास दिया हुआ क्या हमारा एम, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी शॉर्ट में लिख रहा हूं, तो यू हमारा है, फाइनल वेलोसिटी ये हमारा भी है, ठीक है। देखो इतना लिखने के बाद हमें यहाँ पे इनिशियल मोमेंटम निकालना है और फाइनल मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, तो मास, जैसे हमने पढ़ा कि मोमेंटम इज इक्वल टू होता है मास इंटू वेलोसिटी। तो मास हमारा एम रहेगा इंटू वेलोसिटी जो हमारा इनिशियल का निकाल रहे थे हम, इसलिए यहाँ पे यू लिखेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे एम यू, यानी कि इनिशियल मोमेंटम हमारा यहाँ पे एम यू होगा। उसी तरह हम फाइनल मोमेंटम निकालेंगे, उसका भी सेम फॉर्मूला रहेगा, जैसे मास इंटू भी यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि फाइनल का निकाल रहे हैं। तो एम भी होगा यहाँ पे फाइनल मोमेंटम हमारा। तो देखो यहाँ पे रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, ठीक है। तो जिस तरह हम पढ़ते हैं क्लास चैप्टर नंबर 8 में, मोशन के चैप्टर में, कि रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी हम लिखते थे v माइनस यू अपॉन टी, उसी तरह रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम हम लिखेंगे एम भी माइनस एम यू अपॉन टी। यहाँ पर टी क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर रेट पूछ रहा है, ठीक है। तो रेट निकालने के लिए हमें यहाँ पर टी से डिवाइड करना ही पड़ेगा। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, ठीक है। तो हम यहाँ पे m को कॉमन लेंगे, जो कि हमारा v माइनस यू अपॉन टी बच जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू f, ठीक है। तो हम इसको उल्टा कर देंगे, जैसे f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m v माइनस यू अपॉन टी, ये भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम f इज इक्वल टू, देखो जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को अगर हम इज इक्वल टू में कन्वर्ट करते हैं ना, तो हम एक कांस्टेंट हमें लेना पड़ता है। तो सपोज दैट हम कांस्टेंट यहाँ पे k लेते हैं, ठीक है, m, ठीक है। जैसे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने पढ़ा कि v इज इक्वल टू हमारा u प्लस एटी होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे v माइनस यू इज इक्वल टू एटी, तो हमें निकालना क्या है a, तो a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी, ठीक है। तो हम ये या तो फिर ये, ठीक है, तो इसके जगह हम ये लिख सकते हैं a, तो हम यहाँ पे a लिखेंगे। तो f इज इक्वल टू, देखो k का जो वैल्यू होता है 1 होता है, क्यों होता है, क्योंकि ये कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी होता है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ma को, ठीक है, तो f इज इक्वल टू ma आ जाएगा, ठीक है। तो फाइनली हमने कर लिया यहाँ पे प्रूफ, ठीक है। ये फोर्स का भी फॉर्मूला होता है, फोर्स इज इक्वल टू होता है हमारा मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। फॉर्मूला को प्रूफ करने के बाद अब हम देखेंगे कुछ एग्जांपल सेकंड लॉ ऑफ मोशन के। यहाँ पे एक एग्जांपल है कि ये एक इंसान जो है, ठीक है, ये बॉल को डायरेक्टली कैच कर ले रहा है, ठीक है। और ये एक इंसान है जो कि बॉल को कैच करके अपने हाथ को पीछे की ओर खींच रहा है। तो बताओ चोट ज़्यादा किसको लगेगा। आप ऑब्वियसली से आप जानते होंगे कि चोट इसको ज़्यादा लगेगा, इसको चोट बहुत कम लगेगा। क्यों लगेगा, ठीक है, हम सभी जानते हैं, लेकिन जो हम जानते हैं, ठीक है, वो शायद करेक्टली वे में नहीं जानते हैं, ठीक है। इसमें एक फंडा होता है कि फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, ठीक है। फोर्स जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम को। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मतलब एक बढ़ेगा तो एक घटेगा, यानी कि जब फोर्स बढ़ता है तो टाइम घटता है, और टाइम बढ़ता है तो फोर्स घटता है, ठीक है, यानी कि उल्टा होता है दोनों में से, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है हमारा, इस कंडीशन में हमारा, देखो बॉल को पीछे की ओर खींच रहे हैं, ठीक है, तो टाइम बढ़ा ले रहे हैं। तो टाइम को अगर हम बढ़ा ले रहे हैं तो फोर्स को हम घटा ले रहे हैं, और जब हमारा फोर्स घट जाएगा, ठीक है, तो चोट कम लगेगा। और इसमें देखो, इसमें क्या हो रहा है कि हम मतलब डायरेक्टली पकड़ ले रहे हैं बॉल को, तो हम अपना टाइम घटा ले रहे हैं, ठीक है। तो फोर्स मेरा बढ़ जा रहा है, फोर्स बढ़ेगा तो चोट लगेगा ही लगेगा, ठीक है। तो यहीं पे कुछ एग्जांपल्स थे, ठीक है, मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दिए क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट जो है और क्लियर हो जाएं, ठीक है। और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे कि अगर कोई इंसान, ठीक है, नीचे कूदता है सैंड में, ठीक है, तो उसको कम चोट लगता है। लेकिन अगर वही मीन्स ज़मीन में कूदता है, ठीक है, तो उसके बहुत ज़्यादा चोट लगता है, क्योंकि देखो सैंड में कूदने के टाइम हमारे जो पैर होते हैं वो नीचे की ओर थोड़ा सा चले जाता है, तो उसमें टाइम बढ़ जाता है, टाइम बढ़ जाता है तो
हमारा फोर्स कम होता है, फोर्स कम होता है चोट नहीं लगता है, ठीक है, और उसका अपोजिट हो जाता है हमारा ज़मीन में, ठीक है। तो आई होप कि आपको सेकंड लॉ ऑफ मोशन के सारे डाउट्स, ठीक है, क्लियर हो गए होंगे एग्जांपल्स के साथ, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि है थर्ड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन को समझने के बाद अब जो हमारा टॉपिक है वो है थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन का स्टेटमेंट है कि इट स्टेट दैट इफ अ बॉडी एक्सर्ट अ फोर्स ऑन अ सेकंड बॉडी, द सेकंड बॉडी एक्सर्ट अ फोर्स दैट इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड इन अपोजिट डायरेक्शन। हमें इसका स्टेटमेंट ये बताता है कि अगर एक बॉडी, ठीक है, किसी सेकंड बॉडी पर अगर फोर्स एक्सर्ट करता है तो वो सेकंड बॉडी उस पर भी फोर्स एक्सर्ट करेगा सेम मैग्नीट्यूड का अपोजिट डायरेक्शन में। एग्जाम्पल के साथ हम अच्छे से समझेंगे अभी डीपली। जैसे मान के चलो ये वॉल है, ठीक है, और ये इंसान है, ठीक है। तो सपोज डैट अगर ये इंसान इस वॉल पे 5 न्यूटन का फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, तो ये वॉल इंसान पे भी 5 न्यूटन का फोर्स एक्सर्ट करता है। यही तो हमारा बता रहा है थर्ड लॉ ऑफ मोशन, कि अगर हम जितना फोर्स दूसरे बॉडी पर एक्सर्ट करेंगे उतना ही फोर्स वो भी हम पे एक्सर्ट करता है, ठीक है। और अपोजिट डायरेक्शन में कैसे देखो, मैंने वॉल की तरफ इधर फोर्स एक्सर्ट किया और वॉल मेरी तरफ इधर फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, तो ये अपोजिट डायरेक्शन हो गया, ठीक है। तो यही हमारा थर्ड लॉ ऑफ मोशन का स्टेटमेंट बताता है कि अगर हम कोई भी बॉडी पर फोर्स एक्सर्ट करते हैं तो वो भी हम पे उतना ही फोर्स एक्सर्ट करता है, ठीक है, सेम मैग्नीट्यूड का, ठीक है। अगर हम इधर 5 न्यूटन का एक्सर्ट करें तो उधर भी 5 न्यूटन का करेगा, तो सेम मैग्नीट्यूड हो गया। और अपोजिट डायरेक्शन तो मैंने बता ही दिया आपको, ठीक है। आई होप कि आपको थर्ड लॉ ऑफ मोशन का स्टेटमेंट समझ में आ गया होगा। अब कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं जिसे हम समझेंगे। एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर एक एक्शन का अपोजिट रिएक्शन होता है। एक्शन क्या होता है और रिएक्शन क्या होता है हम पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझते हैं, ठीक है। जैसे मान के चलो ये बॉल, ठीक है, ये बॉल को अगर हम नीचे की ओर थ्रो करते हैं, ठीक है, तो ये तो थ्रो करते हो तो मैं थ्रो कर रहा हूँ, ठीक है, थ्रो नहीं मतलब ड्रॉप कर देना, ठीक है। अगर बॉल को किसी ऊंचाई से हम ड्रॉप कर रहे हैं, ठीक है, उसके बाद वो जो बॉल जमीन से टकरा के खुद उछलता है, ठीक है, तो वो उसका रिएक्शन हो गया, ठीक है, उसका अपोजिट रिएक्शन है, ठीक है। यानी कि जितना फोर्स हम छोड़ने में लगाएं उस बॉल को नीचे की ओर, उतना ही फोर्स वो फिर उठने में लगा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये जो मैंने स्टेटमेंट बताया इसी को शॉर्ट में लिखा गया है, एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। खैर ये वाला तो बहुत ही बेटर है, बट ये वाला शॉर्ट में लिखा गया है, ठीक है। अब हम समझेंगे एक्शन और रिएक्शन क्या होता है, ठीक है। फोर्स एक्सर्ट बाय फर्स्ट बॉडी इज एक्शन। अगर किसी फर्स्ट बॉडी के द्वारा फोर्स एक्सर्ट किया जाता है तो वो एक्शन होता है। जैसे कि सपोज दैट अभी मैंने थोड़ी देर में एग्जांपल बताया कि अगर बॉल को मैं नीचे की ओर ड्रॉप करूँ, ठीक है, तो जो बॉल को नीचे की ओर ड्रॉप मैं कर रहा हूँ तो वो मैं फर्स्ट बॉडी हो गया, तो फर्स्ट बॉडी हमारा एक्शन कहलाएगा। लेकिन अगर बॉल जो है वो जमीन से टकरा कर वापस ऊपर उठ रहा है, ठीक है, तो वो तो मेरे द्वारा नहीं उठ रहा, वो तो खुद पे खुद आने की वो जमीन से फोर्स जो लग रहा है हमारा, ठीक है, तो वो रिएक्शन हो गया। तो आई होप कि आपको एक्शन और रिएक्शन में डिफरेंस पता हो गया होगा, समझ गए होंगे कि आखिर एक्शन और रिएक्शन होता क्या है। आई होप कि आपको थर्ड लॉ ऑफ मोशन को अच्छे से क्लियर हो गया होगा, इसका स्टेटमेंट क्या कहता है हमारा थर्ड लॉ ऑफ मोशन। आप चलते हैं अपने लास्ट टॉपिक की ओर, जो कि है कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इसका स्टेटमेंट है कि इट स्टेट दैट सम ऑफ टोटल मोमेंटा ऑफ बोथ द बॉडीज बिफोर एंड आफ्टर कॉलिजन रिमेन सेम, ठीक है। ये बताता है कि अगर दो बॉडी, कोई भी दो बॉडी मान के चलो, यहाँ पे हम बॉल को मानते हैं, ठीक है, इन दोनों को टकराने से पहले और टकराने के बाद इन दोनों का जो मोमेंटम होगा, ठीक है, या तो फिर मोमेंटा बोलो, आप दोनों सेम ही है, ठीक है, इन दोनों का मोमेंटम जो होगा या मोमेंटा ये सेम रहेगा, ठीक है। तो आई होप कि आपका इसका स्टेटमेंट समझ में आ गया हो, लेकिन फिर भी इसे डीपली में हमें समझना पड़ेगा, ठीक है। इसका फॉर्मूला भी होता है, उसको फॉर्मूला को भी हम करेंगे व्हाइट बोर्ड में प्रूफ। तो आप चलते हैं अपने व्हाइट बोर्ड की और उसमें हम सारे फॉर्मूलाज और इसको हम प्रूफ करेंगे, ठीक है। अब हमें करना कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को प्रूफ, ठीक है। प्रूफ करने के लिए आपको कुछ बात ध्यान में रखना होगा, ठीक है। दो ऑब्जेक्ट रहेगा, ठीक है, उन दोनों का नाम जो भी रखना रख लेना, उससे मैटर नहीं करता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने यहाँ पे ए और बी नाम रखा है, ठीक है। पहला का जो मास है m1 है और m2 है सारी जगह पे, चाहे वो ड्यूरिंग कॉलिजन हो या आफ्टर कॉलिजन हो, ठीक है। एक u1 है, इसका इनिशियल वेलोसिटी, इसका u2 है, और इसका फाइनल वेलोसिटी v1 और इसका फाइनल वेलोसिटी v2, ठीक है। पहले देखो यहाँ हमारा फंडा मेन फंडा जो यहाँ पे लगेगा हमारा कॉलिजन का टाइम लगेगा। हमने थर्ड लॉ ऑफ मोशन में क्या पढ़ा था, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। मतलब अगर ए और बी जब दोनों टकराएगा, ठीक है, जब ये दोनों टकराएगा तो अगर ए बी पर 5 न्यूटन का फोर्स लगाएगा तो बी भी तो ए पर 5 न्यूटन का फोर्स लगाएगा, ठीक है। यानी कि इसका जो फोर्स रहेगा इसके फोर्स से भी तो बराबर रहेगा। तो हम यहाँ पे मान के चलो हम इसका फोर्स को F1 मानते हैं, इसका फोर्स को F2 मानते हैं, ठीक है। तो बाय थर्ड लॉ, ठीक
F1 इक्वल टू F2, ठीक है। F1 और F2, इसके फोर्स को F1 और इसके फोर्स को F2। क्यों लिखा मैंने F1 इक्वल टू F2, आपको पता चल गया होगा, क्योंकि अगर इसका फोर्स ये इस पे फोर्स लगाएगा तो फिर इस पे भी उतना ही फोर्स लगेगा, ठीक है। इन दोनों का फोर्स बराबर ही रह जाएगा। फिर यहाँ पे मैं माइनस लिखूंगा, माइनस इसलिए क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है, ठीक है। ए वाला फोर्स उधर लगा रहा है, बी वाला फोर्स इधर लगा रहा है, ठीक है। देखो फिर बाय सेकेंड लॉ, अब हमें सेकेंड लॉ को अप्लाई करना है। सेकेंड लॉ क्या कहता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो F1 यहाँ पे M1 A1, ठीक है, इक्वल टू माइनस M2 A2, ठीक है। तो M1 जैसे कि हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में पढ़ रखा है, v इक्वल टू यू प्लस टी, ठीक है। तो हमें यहाँ पे a निकालना है, तो v माइनस यू अपॉन टी इज इक्वल टू ए, ठीक है। तो हम a की जगह a लिख सकते हैं, चाहे इसके जगह a लिख सकते हैं, लेकिन हमें लिखना है यहाँ पे a की जगह a, ठीक है। v माइनस यू अपॉन टी माइनस M2, ठीक है। सॉरी यहाँ पे 1 भी लिख सकते हो, वो मैटर नहीं करता है, ठीक है। यहाँ पे वही फॉर्मूला यूज करेंगे भी T2, ठीक है। अब यहाँ पे T1 और T2 कट जाएगा, क्यों कटेगा, ठीक है। ये मैथमेटिकली वैसे भी कट सकता है, और दूसरा जो कंडीशन है इसका कटने का वो ये है कि जब दोनों कोलाइड करेगा, जब दोनों टकराएगा, ठीक है, तो टकराने के बाद क्या, फिर आफ्टर कोलिजन मतलब टकराने के बाद ऐसा थोड़ी ना कि 1 घंटा बाद टकराता है, एक उधर गया तो फिर एक उधर, ऐसा नहीं है, तुरंत टकराता है सब, ठीक है। तो उसमें टाइम तो क्या टाइम तो लगेगा नहीं, ठीक है। इसलिए यहाँ पे टाइम तो नहीं लगेगा, इसलिए यहाँ पे मैंने कट कर दिया टाइम को, ठीक है। और बाय मैथमेटिकली मैथ्स से भी, मैथ्स का जो फंडा उससे भी आप कट कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे, M1V1 माइनस M1U1, ठीक है, माइनस M2V2, ठीक है, प्लस सॉरी यहाँ पे U होगा M2 प्लस M2U2, ठीक है। तो हम अब माइनस वालों को उधर ले जा रहे हैं, और ठीक है M1V1, ठीक है, इधर माइनस में है, इधर प्लस में आएगा M2V2, ठीक है, M2U2, इधर माइनस में था, इधर प्लस में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे M, ठीक है, M1U1, ठीक है। तो हमारा फाइनली ये फॉर्मूला भी है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का, ठीक है। और मैंने आपको प्रूफ करके बता भी दिया कि इस तरह से प्रूफ होता है हमारा फॉर्मूला जो कि, ठीक है। तो आई होप कि आपको कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का मतलब समझ में आ गया होगा, आखिर ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है और इसके फॉर्मूले किस तरह मैंने प्रूफ किया, ठीक है। आई होप कि आपके सारे कॉन्सेप्ट एज वेल एज डाउट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। ये चैनल स्पेशली बनाया गया है क्लास 9th के लिए, जिसमें हम सारे सिलेबस को कवर करते हैं। अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। सब्सक्राइब करने से जितने भी वीडियोस के नोटिफिकेशन क्लास 9th के, चाहे वो मैथ्स के हो, साइंस के हो, इंग्लिश के हो, आप तक पहुंचते रहें। तब तक के लिए जय हिंद।